ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये 3 पीडीज देखी थी जो कि हमने देखा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से फर्स्ट वन थी 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन, सेकंड थी 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन और थर्ड वन थी 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि आज हम इन्हीं पीडीज को सॉल्व करेंगे, इन्हीं 3 पीडीज को हम सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ये बड़ा फेमस एक मेथड है, सॉल्यूशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इससे पहले आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो बिल्कुल इसी तरह हम इधर भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़रा देखें सॉल्यूशंस को, अभी जो हमने लास्ट टाइम एक सॉल्यूशन किया था आपको याद है कि अगर इसी को आप गौर करें तो हमने कहा था वेरीफाई दैट दिस यू एक्स ऑफ टी यू नॉट साइन पाई एक्स ओवर एल cos pi ct over L is the solution of one dimensional wave equation। अगर आप डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें इस सॉल्यूशन के ऊपर, तो ये जो सॉल्यूशन है वो अगर आप गौर करें तो सॉल्यूशन जो है वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक x है और एक t है। थोड़ा गौर करें, अगर आप देखें तो ये देखें x वाली टर्म अलग है, cos वाली टर्म अलग है। मतलब अब ये भी सॉल्यूशन इस तरह भी हो सकता था साइन पाई एक्स टी ओवर एल, यहाँ टी आ जाता तो एक ही फंक्शन बनता। लेकिन अगर आप गौर करें तो x का फंक्शन अलग है, t का फंक्शन अलग है और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो। तो मतलब कहने का सॉल्यूशन इस तरह का है f ऑफ x इंटू जी ऑफ टी। ये समझ लें, f ऑफ x अलग फंक्शन, सिर्फ ये x का फंक्शन है और ये सिर्फ t का फंक्शन है। दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये x और t का फंक्शन बन गया। लेकिन है ये फंक्शन अलोन, ये फंक्शन अलोन और प्रोडक्ट में। तो ये जो आपकी लैप्लास इक्वेशन है, जो भी मैंने 3 इक्वेशंस आपको दिखाई हैं, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन इस तरह के ही होंगे। इनके सॉल्यूशन लकीली ऐसे ही हैं कि होंगे दोनों वेरिएबल मौजूद, एक्स भी और टी भी, लेकिन उस एक्सप्रेशन के अंदर ये होंगे अलग अलग, अलोन। तो एक तरह से आप समझें कि सेपरेट हैं, इसलिए इनके ऊपर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही थीम है इस वेरिएबल का। हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड से हल नहीं होती, लेकिन कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड से हल होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो हम अभी देखेंगे क्या इसके ऊपर कंडीशंस हैं और कब कब ये मेथड अप्लाई हो सकता है। ये वही बात है जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करने के बेशुमार मेथड सीखे थे और आपने देखा था कि हर मेथड की लिमिटेशन है, कभी एक मेथड वर्क करता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। बिल्कुल इसी तरह कभी हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कब कब अप्लाई होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इज गोइंग टू बी। इंट्रोडक्शन में है, द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो मेन टॉपिक हमारा यही है कि हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को सीखना है जिससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। In this method, a partial differential equation involving n independent variable is converted into n ordinary differential equations। थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहा हूं कि ये मेथड किस तरह का होगा। कहता है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो कहता है कि एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें n वेरिएबल्स हों इंडिपेंडेंट, उसमें हम n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, पीडी को कन्वर्ट करेंगे ओडी में। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी ही ओडीज बनेंगे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है तो आपकी 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी ऑर्डिनरी। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद 3 है तो फिर 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होंगी। इन दिस इंट्रोडक्टरी अकाउंट n ऑलवेज बी 2। हम जो आपको अभी कराएंगे काम, उसमें हम कोशिश करेंगे कि n 2 ही रहे, 2 से ज्यादा ना हो, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हल करना सीखेंगे। You should be aware other analytical methods and also numerical methods are available for solving PDs। Dear students, जो जो आप इस
इंजीनियरिंग क्लास में बड़े होते जाएंगे, आगे कोर्सेज आएंगे, तो आप पीडीज को देखेंगे। और मेथड भी हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के अलावा, कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, कुछ एनालिटिकल मेथड्स हैं जिनसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक को ही यूज करेंगे। However, the separation of variable technique does give some useful solution to important PDs। जो PDs मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, जैसे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन थी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी और लैप्लास इक्वेशन थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इनको आराम से टैकल कर लेता है। ओके, कुछ इस कोर्स के प्री रिक्विजिट्स हैं। इसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हल करना आनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। और ये कुछ हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन का, वेव इक्वेशन का और टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशंस का फॉर स्पेसिफाइड बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन। साथ इनकी इनिशियल या कंडीशन इतनी होंगी। तो हम तीन तरह के इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपको पता है, आप जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स थे आपको पता है कि उसमें हम सॉल्यूशन को वेरीफाई करवाते रहे। लेकिन अब हम उस सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, निकालेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सम इम्पॉर्टेंट पीडीज हैं हमारे पास, तो सॉल्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पीडीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ये दो मेथड्स पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम देखेंगे कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी आसान सी होती हैं, सिंपल सी होती हैं, हम उनको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी हल कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है वो हम सीखेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सॉल्विंग इन सिंपल इंटीग्रेशन। तो जरा मैं आपको एक कोडी दिखाता हूं जिसमें आप आराम से इसको सीख सकेंगे। ये देखें जरा, सॉल्व द ओडी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है कि ये आराम से अब इंटीग्रेट हो जाएगी। तो इसी तरह कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हैं जो सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हल हो जाती हैं। अब अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी एक कंडीशन है एक्स इक्वल टू 0 पे, ये डेरिवेटिव की कंडीशन है, ये भी एक्स इक्वल टू 0 पे है, तो ये अभी दोनों क्योंकि एक ही पॉइंट पे हैं इसलिए दोनों इनिशियल कंडीशन है, इनको इनिशियल कंडीशन हम कहते हैं। तो फर्स्ट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई इंटीग्रेटिंग वंस। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव काट के सिंगल डेरिवेटिव बचेगा, और सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें नीचे, तो मैंने इसको एक दफा इंटीग्रेट किया है। अगर आपने एक दफा इंटीग्रेट किया है तो x की इंटीग्रेशन सिंपल होगी x क्यूब बाई 3, 2 की इंटीग्रेशन होगी 2x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। नो फाइंड y। अगर y निकालना है तो हमें एक दफा फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम दोबारा इंटीग्रेट करें तो x की पावर क्यूब थी, तो यह बन गई x की पावर 4 बाई 12, 2x था तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर आ गया, a के साथ आ जाएगा ax और एक कांस्टेंट और आ जाएगा। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये देखें अगर आप, तो ये इसकी कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हमने ये इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई की है। जो ही y ऑफ 0 करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ बचेगा b, इधर 1, तो b की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन है हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू, या y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। अब ये दूसरी कंडीशन हमें डेरिवेटिव में पुट करनी होगी इधर। अब अगर हम यहाँ पुट करेंगे y प्राइम के अंदर, ये x 0, ये भी 0, तो अब y प्राइम ऑफ 0 2 के बराबर है, तो यहाँ से a 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, हमें b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, तो दोनों वैल्यूज हमने क्या किया, पुट कर दी कहाँ पे, आपके y में। अगर आप ये y को गौर से देखें तो पहली टर्म वही रही है, सेकेंड टर्म वही रही है, थर्ड टर्म ax था तो a की वैल्यू प्लग इन कर दी, ये बन गया 2x। आगे देखें b था तो हमने b की वैल्यू प्लग इन कर दी, वो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने जानबूझ के एक ओडी बताई आपको जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हल हो जाती है। अब मैं आपको एक पीडी दिखाऊंगा और उसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये तो इजी थी, ये आपको समझ आ गई होगी। ओके, तो लेट्स सी दिस वन। तो हमारे पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल 2u बाई पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x e की पावर t।
अब डियर स्टूडेंट्स एक बात गौर से सुन लें कि कब आपने ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखें, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन टर्म में एक्स वाली भी है और टी वाली भी है। इसका मतलब है यू जो है वो फंक्शन ऑफ टी है, एक्चुअली एक्स और टी, लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ एक्स के मुताबिक है। तो आप आराम से, अगर यहाँ डेरिवेटिव टी के करस्पॉन्डिंग भी होता है तो फिर हो सकता है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होती, लेकिन यहाँ पे अभी ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है। अगर हम इसको एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो ये पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर बन जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। एक डेरिवेटिव खत्म हो गया एक्स का, 2x। अब मैंने जैसे आपको कहा था क्योंकि अब इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के अलावा हर एक चीज कांस्टेंट हो गई। तो इसमें आप देखें 2 भी कांस्टेंट है और e की पावर t भी कांस्टेंट है, ये सारे एज इट इज रहेंगे। अब x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 कैंसिल होके ये x स्क्वायर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आई है। e की पावर t एज इट इज, 2 भी एज इट इज, तो सिर्फ हमने क्योंकि x के मुताबिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की इंटीग्रेशन होगी। तो x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 2, तो इस वजह से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बचा है x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू e की पावर t। आगे डियर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है ना, ये डिफरेंस है पीडी और ओडी में। अभी आपने ओडी की थी, मेरा मकसद ये था ओडी कराने का कि यहाँ पे आपने कांस्टेंट लगाया था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने यूज किया था। अब यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि फंक्शन ऑफ टी होगा। वजह यह है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और हमने कहा था कि एक्स के अलावा हर एक चीज कांस्टेंट, एक्स के अलावा हर एक चीज जो बचती है वो पीछे बचता है दूसरा वेरिएबल टी। टी क्योंकि यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए जो कांस्टेंट होगा वो आम कांस्टेंट नहीं होगा, वो फंक्शन ऑफ टी होगा। ये आपने पॉइंट सीखना है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है डिफरेंस बिटवीन ओडी एंड पीडी। मैं रिपीट करता हूं, जब कभी भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट सिंपल कांस्टेंट होता है सी ए बी, लेकिन जब कभी आप पीडी को इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट लगाएंगे वो सिंपल नहीं होगा बल्कि वो तमाम वेरिएबल होंगे जो इसके अलावा होंगे। अब एक्स के अलावा बाकी तमाम वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। अब सोचें, अगर मैं यहाँ पे टी के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करता, अब जो कांस्टेंट होता है वो टी के अलावा एक्स हो जाता है यहाँ पे। तो अब उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ पे टी होता तो टी के मुताबिक इंटीग्रेशन कर रहे होते, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे होते, तो फिर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट होता। सॉरी। अब यहाँ पे क्योंकि x है इंटीग्रेशन का वेरिएबल, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, इस वजह से यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपका हम f ऑफ t ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यही एक मेन डिफरेंस है बिटवीन pd एंड od। तो अब हम इस तरह करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि अभी आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, तो अभी इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप नीचे गौर करें तो हमने x के करस्पॉन्डिंग एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन की है। थोड़ा अगर आप इसमें गौर करें, ये वाला फंक्शन देखें, अब ज़रा गौर करें। अब आप खुद भी वैसे ट्राई करते इसको इंटीग्रेट करते वक्त, ये मैंने कुछ बात लिखी भी हुई है। arbitrary function f of t replace the normal arbitrary constant of the ordinary integration. This function of t only is needed because we are integrating partially, हम partial derivative ले रहे हैं with respect to x, that is we are reversing a partial differentiation with respect to x at constant t. okay, अब अगर जब हम दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, देखें x क्यूब, ये x स्क्वायर था ना, तो हो गया x क्यूब बाय 3। अब e की पावर t एज ए कांस्टेंट जनरेट हुआ। अब यहाँ पे f ऑफ t, ये f ऑफ t एज इट इज रहा है, ये देखें f ऑफ t एज इट इज रहा है। अब जिस तरह वहां पे आप देखा था ओडी के अंदर a के साथ इंटीग्रेशन की थी, ax आ गया था, बिल्कुल उसी तरह ये आ गया x f ऑफ t, बस ये फर्क है x f ऑफ t। और अब एक नया कांस्टेंट वहां b था, यहाँ पे आ गया g ऑफ t। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली लॉजिक समझ आ गई होगी। यही सबसे अहम पॉइंट है
यही सबसे अहम डिफरेंस है बिटवीन ओडी एंड बिटवीन पीडी। यहां लिखा हुआ है जी ऑफ टी इज ए सेकंड आर्बिट्रेरी फंक्शन। We have now obtained the general solution of the given PD, but to find arbitrary function we must know two initial conditions. जैसे आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमें अभी प्रीवियस एग्जांपल जो कि ओडी वाली, तो हमारे पास जो y का सॉल्यूशन आया था वो आया था x³ / 3 + ax + b। तो बाद में अभी इनिशियल कंडीशंस पता थी तो हमने a और b निकाल लिए। बिल्कुल उसी तरह अगर हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस पता हों तो हम ये दोनों फंक्शंस भी निकाल सकते हैं। कौन से फंक्शन? f ऑफ t और g ऑफ t, ये दोनों फंक्शन हम इनिशियल कंडीशन की मदद से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने ये इनिशियल कंडीशन रखी हुई है u0 ऑफ t इज इक्वल टू t एंड पार्शियल u पार्शियल x 0 ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर t। दो हमने इनिशियल कंडीशंस रखी हैं। अगेन दोनों कंडीशंस एक ही पॉइंट के ऊपर है। देखें ना, ये वाला पॉइंट भी 0 है और ये वाला पॉइंट भी 0 है, इसलिए इनको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। So inserting the first of these condition into general solution g of t gives t। देखें, मैं अगर ये वैल्यू रखूं, x को 0 कर दें, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, क्या बचा? g of t। क्योंकि t के बराबर है तो ये हमारे पास आंसर आ गया, g of t इज इक्वल टू t। ये कैसे आया है? हमने इस u के अंदर x को 0 रख दिया तो पहले दोनों टर्म 0 हो गई, फिर g of t लेफ्ट हैंड साइड t के बराबर है तो हमारे पास ये इसका आंसर t आ गया। तो जी आपके पास आ गया। अब दूसरा देखें, ये डेरिवेटिव पे है तो अब हमें यहाँ कंडीशन पुट करनी पड़ेगी इसके डेरिवेटिव के ऊपर। तो अब देखें ये भी 0 है, पार्शियल यू पे पार्शियल एक्स 0, यू ही 0 करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, पीछे बचा एफ ऑफ टी और बाकी ई की पावर टी। तो एफ ऑफ टी आपके पास आ गया ई की पावर टी। तो हमारे पास दोनों फंक्शंस आ गए, हमने ये पुट कर दिए तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये देखें, ये सोल्यूशन था x³ / 3 ई की पावर टी, ये आ गया। आगे था x एफ ऑफ टी, हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू प्लग इन कर दी, वो बन गया ई की पावर टी। आगे था जी एफ टी इज इक्वल, तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद टी आया था तो ये हमारे पास टी आ गया। तो ये हमारे पास देखें, अब वो था जनरल सॉल्यूशन, ये वाला था जनरल सॉल्यूशन और ये वाला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगेन आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जब ओडी को इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपल कांस्टेंट आता है, जब पीडी को इंटीग्रेट करते हैं तो टी के अलावा, उस वेरिएबल के अलावा जिसके मुताबिक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट होता है और फंक्शन ऑफ होता है। अगर एक पीडी दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और टी का इंटीग्रेशन एक्स के करस्पॉन्डिंग हो रही है, तो जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा वो फंक्शन ऑफ टी होगा। ठीक होगी बात? एक ये छोटा सा टास्क है। अच्छा, ये भी डियर स्टूडेंट्स बड़ी आसानी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी। अगर यही होता ना साइन एक्स वाई तो फिर मुश्किल हो जाता, लेकिन ये है साइन एक्स कॉस वाई। अब आप इसको एक दफा एक्स के करस्पॉन्डिंग करेंगे और एक दफा आप वाई के करस्पॉन्डिंग करेंगे, ये दो कंडीशंस भी हैं, तो ये भी हम बड़ी आसानी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हल कर सकते हैं। तो आए जरा मैं इसको भी सॉल्व करवाता हूँ आपके लिए। ओके, तो ये थी आपके पास ये पार्शियल टू यू पार्शियल वाई। सिर्फ आपको मैं इसकी बता रहा हूँ कि ये इस तरह होता है, पार्शियल बाई पार्शियल वाई इनटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब ये पहली इंटीग्रेशन खत्म करनी है तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करेंगे। तो पार्शियल यू पार्शियल एक्स क्या हो जाएगा? अब वाई के करस्पॉन्डिंग हो रही है तो वाई वाले वेरिएबल की इंटीग्रेशन हो जाएगी और एक्स वाला एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन में क्योंकि साइन एक्स कॉस वाई था तो देखिए साइन एक्स एज इट इज रहा और cos y की इंटीग्रेशन होगी sin y। समझ आ गई बात? sin x कांस्टेंट और cos y की इंटीग्रेशन होगी sin y। अब देखिए फंक्शन ऑफ x, हमने जो कांस्टेंट लिया वो फंक्शन ऑफ x लिया, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है और दूसरा वेरिएबल x है तो y के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन हो रही है, तो अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे वो f ऑफ x लगाएंगे। अब अगर हम x के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें u मिल जाएगा। अब देखें साइन ऑफ y जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब साइन ऑफ y जो आपका है वो एज ए कांस्टेंट हो गया और बल्कि हमने पहले कंडीशन ही पुट कर ली है। अच्छा ताकि एफ ऑफ एक्स निकल आए, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमने आगे इंटीग्रेशन करनी है एक्स के करस्पॉन्डिंग, तो एफ ऑफ एक्स हमें पता ही नहीं है। जब एफ ऑफ एक्स हमें पता ही नहीं है तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो हम यहाँ फंस सकते हैं। तो इसलिए पहले एफ ऑफ एक्स को निकाल लेते हैं कंडीशन पुट करते हुए। कंडीशन क्या थी कि y इज इक्वल टू π/2, जब y x की वैल्यू π/2 हो तो आपके पास y जो होता है वो 2x होता है।
यहाँ पे ना ये गलत लिखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है इनफैक्ट। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा एक मिनट, ये कंडीशन हम देख लेते हैं, कंडीशन क्या है। ये कंडीशन है भाई, कंडीशन देख ले। अच्छा ठीक है, y पाई बाय 2 के ऊपर इस डेरिवेटिव की वैल्यू 2x है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू पाई बाय 2 रखी है। अब देखें, ये है पार्शियल पार्शियल x, ये एज इट इज रहा, इसकी वैल्यू 2x रख दी, इसकी वैल्यू ये पार्शियल पार्शियल x की, साइन x ऐसे ही रहा, साइन y की वैल्यू साइन पाई बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स रख दिया। अब साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो ये बच गया साइन एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकल आया 2x माइनस साइन एक्स। ये आराम से हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है 2x माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ गया साइन एक्स साइन वाई प्लस 2x माइनस साइन ऑफ एक्स। नो इंटीग्रेट अगेन, अब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, देखें साइन वाई एज इट इज रहा, साइन एक्स इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एक्स, 2x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स की हो गई अगेन cos एक्स, और अब एक कांस्टेंट। अब देखें, अब जरा गौर करें, कांस्टेंट आया है फंक्शन ऑफ y, वजह हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आया है। अब हम इस फंक्शन ऑफ y को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इनिशियल कंडीशन। तो सेकंड इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है u पाई ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन y। अब देखें, यहाँ पे ये x की जगह पाई है, y रहा है, और 2 साइन y। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, देखें जहाँ x आएगा वहां पाई, ये आ गया cos ऑफ पाई साइन ऑफ y, x जगह पाई स्क्वायर cos x cos पाई प्लस जी वाई इज इक्वल टू 2 साइन y। अब cos पाई होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन वाई बन गया। अच्छा, प्लस पाई स्क्वायर माइनस कास पाई -1 प्लस जी वाई इज इक्वल टू 2 साइन वाई। तो अब हम इसको इधर रीअरेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास जी ऑफ वाई आ गया। अगर हम जी ऑफ वाई की वैल्यू प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास ये वाला फाइनल सोल्यूशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ वाई प्लस साइन वाई प्लस 1 माइनस पाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थे, 2 पीडीज थी, ये आसानी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व हो गई। तो इसमें जो डिफरेंस पॉइंट था उसको भी मैंने बार बार हाईलाइट किया है। तो अभी मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ, और मैं स्क्रीन को भी शेयरिंग ज़रा स्टॉप करता हूँ, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं अब मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी के लिए हम ये 2 प्रॉब्लम्स ही हमने सीखे हैं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मेथड हमने सीख लिया है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ज़रा अभी स्क्रीन स्टॉप करने लगा हूँ शेयरिंग, ताकि आप अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकें।